थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसमें जानना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, डीसी जो मोटरें होती हैं वो भी थ्री फेस सिंगल फेस होती हैं, और जो इंडक्शन मोटरें होती हैं जो एसी पर कार्य करती हैं। किस पर कार्य करती हैं? अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करती हैं, एसी पर कार्य करती हैं। वो भी सिंगल फेस, थ्री फेस, टू फेस प्रकार की होती है। तो दोनों मोटरों में थोड़ा सा एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको जैसे मान के चलिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ डीसी, यहाँ लिख देता हूँ एसी। ठीक है, यानी कि ये डीसी मोटरों के बारे में होगा, ये एसी मोटरों के बारे में होगा। डीसी मोटरों में भी जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए, ये जो है ये हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, फील्ड या फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ बीच में हमारा क्या होता है, रोटर होता है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, इन पर भी वाइंडिंग होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड ये इस प्रकार से, यहाँ पे इसमें फील्ड में भी इस प्रकार से वाइंडिंग होती है। सेम टू सेम कंडीशन हमारे एसी इंडक्शन मोटरों की भी होती है। इसमें भी फील्ड वाइंडिंग होती है ऊपर की ओर। यहाँ पर इस प्रकार से ये पोल्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पोल्स लगे होते हैं। इन पोलों के ऊपर भी क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है। क्या होती है, वाइंडिंग होती है। और इसके बीच में भी क्या होता है, एक हमारा रोटर होता है। इस पर भी क्या होती है, रोटर वाइंडिंग। यानी कि वाइंडिंग दोनों में ही, इसकी संरचना लगभग सेम ही होती है दोनों मोटरों की। डीसी मोटर हो गई और एसी मोटर, इन दोनों की संरचना लगभग सेम ही होती है। देखिए अंतर क्या होता है, डीसी मोटरों में जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, और जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, देखिए ये हो गई स्टेटर वाइंडिंग, ये हो गई हमारी रोटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें स्टेटर वाइंडिंग के साथ साथ हमें रोटर वाइंडिंग को भी डीसी सप्लाई देना होता है। ठीक है, तब जाके इसमें कहीं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, क्योंकि ये डीसी है। ठीक है, लेकिन इंडक्शन मोटरों में अगर हम सिर्फ इस स्टेटर, ये जो फील्ड वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग है, सिर्फ इसी को ही अगर हम अल्टरनेटिंग करंट दे देंगे, तो यहाँ इस रोटर में या इस रोटर या आर्मेचर में भी अल्टरनेटिंग करंट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, तो दोनों के सिद्धांत में आप समझ में आ गया आपको। ठीक है, यानी कि ये इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसीलिए इन मोटरों को हम कौन सी मोटरें कहते हैं, एसी या अल्टरनेटिंग करंट या इंडक्शन मोटरें कहा जाता है। ठीक है, डीसी मोटर, चूंकि यहाँ पे डीसी पर हमें दो सप्लाई आवश्यकता होती है, यहाँ पे स्टेटर को भी, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड वाइंडिंग को भी, और डीसी में इस आर्मेचर वाइंडिंग को भी डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। तब कहीं जाके हमें इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। लेकिन इसमें इंडक्शन के द्वारा हमें सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग में ही अगर मैं सप्लाई दे दूं, तो यहाँ पर इसमें ईएमएफ पैदा होगा। देखिए, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे सिर्फ स्टेटर में ही हम अल्टरनेटिंग करंट देने पर हमें यहाँ पर इस रोटर में मैग्नेटिक फील्ड या ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मोटर होती है एक प्रकार से डीसी मोटर की तरह ही होती है और इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, ये जो फील्ड वाइंडिंग, ये 120 डिग्री पर होती है, क्योंकि थ्री फेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सी? थ्री फेस वाइंडिंग जो होती है वो 120 डिग्री पर यहाँ पर लगाई जाती है, इलेक्ट्रिकल अंश होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये रोटर होता है। स्टेटर मतलब ये क्या हो गया हमारा, स्टेटर, यानी कि ये स्टेट रहता है, ये नहीं घूमता है। ये हमारा रोटर जो होता है ये इसमें घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है। अब देखिए, सीधा सिंपल सिद्धांत है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि यहां पर जब इस स्टेटर वाइंडिंग को मैं एसी सप्लाई से जोड़ूंगा, ठीक है, जब मैं एसी सप्लाई से जोड़ूंगा तब क्या होगा, आप बताइए। यहाँ पर ये पोल से, पोल के ऊपर वाइंडिंग है,
तो जब किसी पोल पे या कोई भी एक यहाँ पर एक छड़ है, उसके ऊपर जब वाइंडिंग को लपेटा जाता है और इसके ऊपर जब सप्लाई दी जाती है, या एसी हो या डीसी कोई सी भी, तो क्या होता है भाई, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। तो जब यहाँ पर इन कंडक्टर्स के बीच में या इस वाइंडिंग के बीच में जब मैं अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर फ्लो करूंगा, तो क्या मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगा? कौन सा होगा? रोटेटिंग होगा। कौन सा होगा? रोटेटिंग, यानी कि घूर्णीय। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट दे रहा हूं भाई मैं इसमें, इसीलिए मुझे यहाँ पर घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा, इस पूरे इस रोटर, इस स्टेटर के इर्द गिर्द, यानी कि इस रोटर के चारों ओर। वास्तव में होता क्या है, ये रोटेटिंग फील्ड जो होता है हमें घूमता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन ये वास्तव में घूमता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जो साइकिल होती है हमारी एसी की, वो प्रति मिनट यहाँ पर इस प्रकार से बदलती है। ठीक है, प्लस और इनमें, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है वो एक तरह से हमें स्टैटिक ही प्राप्त होता है। वो घूमता हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि जो ये मैग्नेट है ना, यहाँ पर इस मैग्नेट के एन ध्रुव, एस ध्रुव या इसके जो पोल्स होते हैं, वो इतनी शीघ्रता से या इतनी स्पीड से एक्साइटेड होते हैं कि वो क्षेत्र हमें घूमता हुआ दिखता है। वास्तव में ये मैग्नेटिक फील्ड घूमता हुआ नहीं होता है, इसके पोल्स इतनी शीघ्रता से सैचुरेट होते हैं या एक्साइटेड होते हैं कि वो हमें घूमते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखिए क्या होता है, इतना कार्य हो गया यहाँ पर अपने इस बाहर के स्टेटर की वाइंडिंग ने या इस स्टेटर ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया कि इसने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न कर दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं अपना एक आर्मेचर यहाँ पर रख देता हूँ, ये आर्मेचर रख देता हूँ, ये आर्मेचर रखा मैंने। इस पर भी क्या है, इस पर भी यहाँ पर ये वाइंडिंग है, ये शॉर्ट सर्किट कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार की छड़ें भी उपयोग करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट यानी कि इनको आपस में इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट कंडक्टर्स ही होते हैं इस आर्मेचर में या इस रोटर में। ये जो शॉर्ट सर्किट कंडक्टर्स हैं या फिर ये जो वाइंडिंग है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, इसका छेदन करती है। क्या करती है इसका? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी गुजर रही है, तो ये क्या करती है, ये जो फ्लक्स है ना, ये जो कंडक्टर्स है ना, ये कंडक्टर्स इस फ्लक्स को काटते हैं, है ना। इसको जब ये काटते हैं तो ये क्या करता है, ये हल्का सा हिलने लगता है। ये जो आर्मेचर रखा है रोटर, ये करता है, ये हिलने लगता है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रभाव कार्य करते हैं। एक तो भाई जो इस फील्ड के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो, और इससे क्या होगा, हमने फैराडे का नियम पढ़ा है कि जब किसी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक को रखा जाता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ये जो ईएमएफ होता है, इसके उत्पन्न होने की दिशा, इसकी घूमने की दिशा इस मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत होती है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इसमें ईएमएफ की दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, लेकिन मुख्य चुंबकीय फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। हम जैसे ही यहाँ पर और पावर सप्लाई बढ़ाते हैं तो ये और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण देखिए इसकी जो दिशा होगी ईएमएफ की दिशा, हमने बताया था यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं। चलिए इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस प्रकार होता है। ये काय की दिशा होती है, यही हमारे ईएमएफ की दिशा होती है, ये चालक के घूमने की दिशा और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरफ होगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ पैदा हो रहा है, लेकिन इसकी दिशा किस तरफ जा रही है? अंदर की ओर जा रही है, यानी कि इसके विपरीत दिशा में जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया में, इन दोनों की लड़ाई में, ये बेचारा जो होता है हमारा आर्मेचर या रोटर, ये हार जाता है। क्या हो जाता है? ये हार जाता है
और फिर अंततः ये अपनी दिशा भी किस तरफ कर लेता है, इस तरफ कर लेता है कि भैया ठीक है, तुम ही महान हो, मैं बहुत कमजोर हूं, गरीब आदमी हूं, मैं तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। तो फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। इसमें एक टॉर्क पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है, टॉर्क पैदा हो जाता है, जो इसको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही घुमाता रहता है। इस प्रकार से हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमने लग जाती है। ये तो हो गया था इसका कार्य सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े कंस्ट्रक्शन के ऊपर, यानी कि संरचना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संरचना में देखिए डीसी, जो हमारी डीसी मोटर होती है ना, उसके इनके भागों में थोड़ा सा अंतर तो होता है। उसमें देखिए कम्यूटेटर होता है, ठीक है, आर्मेचर वगैरह, ब्रशेस वगैरह होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में 2 मुख्य पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, यानी कि जो स्थिर भाग होता है वो होता है स्टेटर, जो घूमने वाला भाग होता है वो रोटर। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टेटर के बारे में। देखिए ये जो स्टेटर होता है, ये आपको दिख रहा है एक पार्ट, थोड़ा सा सामने से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपको चित्र दिख रहा है, कुछ इस तरह का हमारा स्टेटर दिखेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये वाइंडिंग्स दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर जो पोल्स हैं इनके अंदर वाइंडिंग होती है, जो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अंश पर क्या होती है, स्थित की जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, पहली चीज तो आपको याद रखना है 120 डिग्री पर इसमें अवस्थित की जाती है। दूसरा याद रखना आपको, ये जो वाइंडिंग्स होती हैं ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में होती है। कैसी होती है, श्रेणी क्रम, सीरीज में होती है। ठीक है, इसके कुल कितने टर्मिनल निकलते हैं, 6 टर्मिनल बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, देखिए श्रेणी का मतलब ये हो गया, अगर 3 वाइंडिंग इस प्रकार से लगी है, ठीक है, 3 वाइंडिंग और इस प्रकार से लगी है, तो यहाँ पर देखिए अगर पैरेलल में लगी होती तो सिर्फ 2 ही निकलते यहाँ पर टर्मिनल, लेकिन ये सीरीज में लगी है, इसीलिए इनके कितने टर्मिनल निकलेंगे, 6 टर्मिनल, 3 और 3 6 टर्मिनल इसके बाहर की ओर यहाँ पर हमें निकलेंगे। यानी कि इस टर्मिनल बॉक्स पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 टर्मिनल हमें ऊपर की ओर निकलते हैं। ठीक है, इस वाइंडिंग को इस जो ढांचा ये दिख रहा है ना आपको, एक योक या बॉडी, इसी के ऊपर कस दिया जाता है। ठीक है, वाइंडिंग करके पोलो के साथ में कस देते हैं, और बाहर की ओर यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स में हमें यहाँ पर 6 यहाँ पर क्या मिलते हैं, टर्मिनल मिलते हैं, या इसके पॉइंट मिलते हैं, जिनको हम आवश्यकता अनुसार स्टार में या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें मोटर को जिस हिसाब से चलाना है, ठीक है, उच्च धारा, निम्न वोल्टेज, या इसका उल्टा निम्न वोल्टेज उच्च धारा, हमको यहाँ पर जैसे भी इसको चलाना है, हमें धारा का मान ज्यादा चाहिए कि हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमको इसको उपयोग करना है हम उस प्रकार से इसको उपयोग कर सकते हैं। हमें ज्यादा हार्स पावर की मोटर चलाना है, 5 हार्स पावर से ऊपर तक की, तो उसको अलग से फिर डेल्टा, स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर दो। ठीक है, कम हार्स पावर की चलाना है तो स्टार में कनेक्ट कर दो। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस प्रकार की मोटर चलाने के लिए किस प्रकार की मोटर में किस प्रकार से कनेक्शन होते हैं और ये क्यों किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 टर्मिनल को हम आवश्यकता अनुसार डेल्टा में या स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटर का कार्य मैंने आपको समझा ही दिया था क्या होता है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बहुत से ध्यान रखना है। इसमें जो वाइंडिंग होती है 120 डिग्री पर अवस्थित होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में होती है, 6 टर्मिनल बाहर की ओर निकलते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में है, स्टार डेल्टा से उनको हम संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टेटर। ठीक है, तो इसको आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे मेन पार्ट जो होता है वो होता है रोटर। देखिए रोटर यानी कि घूमने वाला पार्ट। ठीक है, तो इस घूमने वाले पार्ट जो होता है हमारा, ये मैंने आपको बताया था कार्य सिद्धांत में कि जो रोटर में जो वाइंडिंग्स होती है वो शॉर्ट सर्किटेड होती है। कैसी होती है, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होती है।
ठीक है। रोटर जो हमारा होता है देखिए, वो होता है हमारा देखिए स्क्वायरल केज प्रकार का। पहला तो होता है हमारा स्क्वायरल केज प्रकार का, ठीक है। दूसरा एक और प्रकार का होता है, वो होता है हमारा वाउंड प्रकार का, ठीक है। वाउंड प्रकार, वाउंड। तो सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वर्तमान में वो स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं अलग अलग है, इसमें सिंगल फेस और डबल केज दो प्रकार के हमारे यहाँ पर रोटर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वाउंड प्रकार का जो रोटर है, ये देखिए, ये जो वाउंड प्रकार का रोटर है ये अधिक टॉर्क के लिए पैदा किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है। इसमें थोड़ा टॉर्क की हमें कमी होती है, इसलिए इसके स्थान पर इसको यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया स्टेटर। अब हम बात करते हैं रोटर में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल केज स्क्वायरल केज, सिंगल केज जो हमारा स्क्वायरल रोटर होता है उसके बारे में। स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, देखिए स्क्वायरल का मतलब होता है हमारा गिलहरी का पिंजरा। गिलहरी का जो पिंजरा होता है ना, ठीक है। ये देखिए, ये चित्र में आपको दिख रहा है इस प्रकार से। इसमें ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये तांबे की या एल्यूमिनियम की या पीतल की रॉड भी हो सकती है, ठीक है। तीन प्रकार की रॉड होती है, अलग अलग जगह पर अलग प्रकार की रॉड उपयोग की जाती है। तो ये जो दिख रहा है ये आपको एक पिंजरा, एक गिलहरी का पिंजरे के समान की आकृति होती है, इसलिए इनको हम स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर या मोटर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी कार्यविधि की कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। सिंगल केज, डबल केज किस प्रकार के रोटर होते हैं। तो ये है हमारा एक रोटर है, जो लगभग थोड़ा सा बना तो सही नहीं है लेकिन फिर भी आप समझिएगा इसको। ये रोटर जो है ये हमारा कहलाता है स्क्वायरल केज रोटर, ठीक है। यानी कि इसको बोलेंगे हम सिंगल, ठीक है। सिंगल हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें जो ये छड़ों की संख्या होती है ना, इसमें एक ही परत होती है। ये चित्र में देखिए आप, इसमें क्या होती है, ये जो छड़े दिख रही हैं आपको, इन छड़ों की संख्या क्या होती है, ऊपर सिर्फ एक ही लेयर होती है। ये दो प्रकार के मैंने बताए थे आपको, एक सिंगल स्क्वायरल केज और एक डबल स्क्वायरल केज। यानी कि उसमें डबल होगा, एक अंदर लेयर होती है, एक बाहर की तरफ लेयर होती है। ये देखिए इस प्रकार से वो रोटर होता है। इसमें ये क्या होता है, यहाँ पर एक तांबे का ऐसा बेलनाकार एक पूरा खोल होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक लोहे का बना हुआ एक बेलनाकार इस प्रकार से खोल होता है। उस खोल के अंदर क्या करते हैं, और उस पाइप के अंदर हम इस प्रकार से तांबे, ये काहे की छड़े हैं यहाँ पर, ये तांबे या एल्यूमिनियम की हो सकती है, तांबे या एल्यूमिनियम की, ठीक है। तांबे या एल्यूमिनियम की ये छड़े प्रयोग करते हैं। ये छड़े दिख रही हैं और ये गोल रिंग्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पर दोनों तरफ। इन छड़ों को, इन गोल रिंग्स पे यहाँ पर क्या लगे होते हैं, यहाँ पर छल्ले लगे होते हैं तांबे के यहाँ पर छल्ले लगे होते हैं, ठीक है। तो इन तांबे के छल्लों से यहाँ पर इनको बेल्ट कर दिया जाता है, ऐसे लंबे लंबे रख करके। एक छड़ रखी, दोनों तरफ से बेल्ट किया, दूसरी छड़ रखी, उसको बेल्ट किया, तीसरी को रखी, फिर दोनों तरफ से बेल्ट किया। यानी कि इस तरह से क्या होता है, एक पिंजरा टाइप पूरा तैयार होता है। और लास्ट में इनको यहाँ पर सबको शॉर्ट सर्किट भी कर दिया जाता है दोनों तरफ से। क्या करा जाता है, दोनों तरफ से इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो हमारा देखिए इंडक्शन मोटर में मैंने आपको बताया था, जो रोटर होता है वो उसकी जो वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट सर्किट होती है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कंडक्टर्स होते हैं। तो अब ये जो तांबे के बने हुए हमारे जो ये छड़े हैं, ये हमारी एक वाइंडिंग का कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी, वाइंडिंग्स का कार्य भी करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, ठीक है। तो रोटर देखिए, यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत ही होता है कि जब किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर या चालकों को किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या होता है, उसमें ईएमएफ पैदा होता है। तो अब ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये एक हमारा क्या बन गया, एक शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग बन गई, यानी कि रोटर वाइंडिंग बन गई। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ये चालक क्या होंगे, फ्लक्स को काटेंगे, जिससे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। क्या पैदा होगा इसमें, ईएमएफ। अब इसकी कार्य प्रणाली तो मैं आपको बता ही चुका हूं किस तरह से कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर जो छोटी मोटरें होती है ना, जो छोटी मोटर होती हैं उनमें हम ये एल्यूमिनियम की छड़ें भी उपयोग करते हैं। किसकी, एल्यूमिनियम की, ठीक है। और जो बड़ी मोटरें होती हैं, ठीक है, जो हमें ज्यादा पावर के लिए चाहिए है, उनमें हम यहाँ पर तांबे का उपयोग करते हैं, ठीक है। तांबे की छड़ें उपयोग की जाती है। लगभग ये मान के चलिएगा वर्तमान में 90% जो मोटर बन रही होती है ना इंडक्शन मोटर, उनमें इसी रोटर का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, स्क्वायरल केज प्रकार के रोटर का ही प्रयोग किया जाता है, या वह सिंगल केज स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको इसे ध्यान रखना है कि ये जो चालक होते हैं ना, ये जो कंडक्टर होते हैं तांबे के, ये इसके तांबे के, इनको क्या होता है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जोड़ा जाता है। थोड़ा सा आपको चित्र में दिख रहा होगा, हल्का सा ये तिरछा है, इस प्रकार से तिरछा बनाया जाता है। ठीक है, इनको जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर कोई रिंग है तो उसको हल्का सा कहाँ रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से तिरछा। ठीक है, ये इसलिए करा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा टार्क होता है ना, इसके टार्क और चुंबकीय क्षेत्र, टार्क और चुंबकीय क्षेत्र को एक समान बनाने के लिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ऐठी हुई अवस्था होती है इन चालकों की वो क्यों की जाती है, क्योंकि हमें एक समान टार्क और चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान हो, इसलिए इनको थोड़ा सा ऐठा हुआ बनाया जाता है ना, स्क्यूड बोलते हैं उसको, स्क्यूड प्रकार का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंगल केज स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, इसका उपयोग लगभग 90% मोटर्स में इस समय किया जा रहा है। ये तांबे और एल्यूमिनियम के होते हैं। ये गोल रिंग्स जो होते हैं, इन गोल रिंग्स पर दोनों के जो सिरे होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इनको यहाँ पर वेल्डिंग या ब्रेजिंग के माध्यम से इनको यहाँ पर जोड़ा जाता है और इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिससे कि ये एक वाइंडिंग की भांति कार्य करते हैं, हमारा कंडक्टर की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक है, रोटर वाइंडिंग हमारी ये हो गई। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर डबल केज, एक होता है सिंगल केज, एक होता है डबल केज। देखिए इसमें जो होता है टॉर्क जो होता है हमें थोड़ा सा कम प्राप्त होता है, जहां पर हमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पर हम डबल केज स्क्वायरल मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं वो किस प्रकार से होती है। ये है हमारा डबल केज मोटर। ठीक है, एक हमने देखा था सिंगल केज स्क्वायरल रोटर, और ये है हमारा डबल केज। ठीक है, डबल केज। देखिए ये चित्र में बनाने में सही नहीं आएगा, इसलिए आप ये चित्र थोड़ा सा देख लीजिए, आपके उस पर दिख रहा है। ये होती है डबल केज, इसमें एक परत होती है ऊपर। ठीक है, ये आपको दिख रही है गोल, इसमें हमारे ये तांबे, ये पीतल के होते हैं। ऊपर के जो स्लॉट्स बने हैं हमारे, जो छड़े होती हैं, ये हमारी होती है पीतल की। और अंदर जो दिख रहा है आपको, अंदर का जो एरिया होता है उसमें छड़े दिख रही हैं, वो दिख रही हैं आपको तांबे की। ठीक है, देखिए ऐसा किस लिए किया जाता है। इस प्रकार का जो रोटर होता है इसमें दो परत हैं, एक होती है बाह्य केज जो बाहर की तरफ होती है, एक होती है इनर केज जो अंदर की ओर होती है, और ये दिख रहा है आपको शाफ्ट। ठीक है, ये मैं थोड़ी इसकी सामने की पूरी आपकी पोजीशन आपको मैंने बताई है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बाहरी केज जो होता है, जो बाहर की जो छड़े होती है ना, वो बनाई जाती है हाई रेजिस्टेंस की, किसकी, उच्च प्रतिरोध वाली धातु की या पीतल। ठीक है, हम काय की मान ले चलिए, पीतल की बनी है। ठीक है, वो काय की बनी होती है, पीतल की। और जो अंदर की जो ये छड़े होती हैं, अंदर का जो रोटर का छड़ भाग होता है, ये होता है कम रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, कम रेजिस्टेंस कि तांबे का बना होता है। काय का बना होता है, तांबे का। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए जो सिंगल केज जो मोटरें होती हैं, स्क्वायरल केज मोटरें, उनमें हमें स्टार्टिंग टॉर्क कम प्राप्त होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें अधिक प्राप्त करने के लिए हम डबल केज स्क्वायरल मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए, टॉर्क अधिक पैदा करने के लिए, या अधिक हमें प्राप्त हो टॉर्क, इसलिए हम डबल केज वाली मोटर प्रयोग करते हैं। इसमें डबल लेयर होती है। इसमें देखिए अगर यहाँ पर उच्च प्रतिरोध है अगर बाहरी केज का, तो जो रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो कम होता है। क्या होता है वो, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका कम होता है। इसमें दो चीज होती है, पहली होती है उच्च प्रतिरोध होगा तो रिएक्टेंस कम होगा। यहाँ पर देखिए कम रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर जो रिएक्टेंस होगा वो अधिक होगा। ठीक है, रिएक्टेंस अधिक होगा। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि बाहरी जो केज होता है, ठीक है, बाहरी जो परत होती है वो उच्च प्रतिरोध और कम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली होती है, और अंदर की जो परत होती है वो कम रेजिस्टेंस या कम प्रतिरोध और अधिक इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली होती है। यानी कि अंदर की जो परत होती है वो धारा के लिए क्या होती है, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक है, तो वहां पर धारा के प्रवाह का परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंडक्शन वाली मोटरों में परिवर्तन ही क्या है, इसकी मुख्य कार्य प्रणाली होती है कि धारा के मान में या फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तभी यहाँ पर ये रोटर घूमता है। जब इसमें क्या होता है, जब इसके स्टेटर में हम जब सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो केज है हमारा,
इसका रेजिस्टेंस क्या है, उच्च प्रतिरोध है, यानी कि ये धारा के मान को नहीं गुजरने देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही धारा जो होगी, अब देखिए फ्लक्स ऊपर की ओर पहले बनेगा, इसके बाद अंदर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले ही अंदर चला जाएगा। तो बाहर की ओर जब धारा प्रवाहित होगी तो वो उच्च प्रतिरोध वाली होगी, ठीक है। तो और लेकिन उसका रिएक्टेंस तो कम होगा। तो अब इस समय क्या होगा कि धारा यहां से प्रवाहित ना होकर अंदर की ओर प्रवाहित होगी, लेकिन अंदर क्या है, रेजिस्टेंस कम है लेकिन रिएक्टेंस अधिक है। उसी समय स्टार्टिंग के समय क्या होता है, देखिए ये थोड़ी सी बात समझ लीजिए आप। स्टार्टिंग के समय रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो जब धारा अंदर की ओर प्रवाहित होने का प्रयास करेगी, उसी समय हमारा रिएक्टेंस अधिक होने के कारण धारा यहां से प्रवाहित ना होकर बाहरी वाले केज में से प्रवाहित होगी, ठीक है। इस समय क्या हो जाएगा, जब बाहर की ओर से प्रवाहित होगी तो हमें एक हाई टार्क पैदा होगा, क्योंकि अधिक धारा कहां से प्राप्त, अधिक धारा जो है वो कहां से गुजर रही है, इस बाहर वाले केज से गुजर रही है। जब धारा का मान अधिक होगा तो यहाँ पे टॉर्क का मान भी हमें अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए टॉर्क जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो धारा जैसे ही इसमें प्रवाहित होगी बाहर वाले में, उसी समय क्या होगा, टॉर्क हमारा हाईएस्ट होगा। लेकिन जैसे ही टॉर्क हाईएस्ट होगा तो गति बढ़ जाएगी किसकी, इस रोटर की। अब इस रोटर की जब स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी का मान यहां पर कम हो जाएगा, किसका, इस रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान जो हो जाता है कम हो जाता है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान जैसे ही कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान भी कम हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि 2πfl होता है ना, देखिए यहां पर एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी कम होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक किसका होता है, इनर केज का। अब यहां पर अगर अधिक से यहां पर इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो धारा अब कहां से प्रवाहित होगी, इस अंदर वाले से प्रवाहित होना चालू हो जाएगी, क्योंकि वो ये जो अंदर का केज है ये धारा को बुलाएगी कि भैया अब तुम आ जाओ अंदर, अब मैंने अपना रिएक्टेंस क्या कर लिया है, कम कर लिया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क देने के बाद में जो धारा होगी वो अब अंदर की ओर से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो अंदर की ओर से प्रवाहित होने पर अब यहाँ पर ये इसको क्या करेगा, रनिंग टॉर्क देगा, क्या देगा इसको, रनिंग टॉर्क। और ये जो हमारा टॉर्क होता है ये मोटर को फिर एक समान स्थिति में या एक समान चाल पर चलाता रहता है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर दो चीजें प्राप्त हो गई, एक हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क जो होता है हमें वो प्राप्त हो गया, और हमें रनिंग टॉर्क यानी कि स्थिर चाल भी प्राप्त हो गई, ठीक है। रनिंग टॉर्क दोनों प्रकार की चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई, इसीलिए हम डबल केज का प्रयोग करते हैं। एक का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, एक का रेजिस्टेंस कम रखा जाता है, एक का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रखा जाता है, एक का इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक रखा जाता है, ठीक है। ताकि ये आपस में क्या होती, धारा पहले बाहर की ओर प्रवाहित हुई जिससे कि हमें हाई टॉर्क मिल गया। धारा जब हाई टॉर्क पे पहुंची या स्पीड बढ़ी तो यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाता है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होने से इंडक्टिव रिएक्टेंस घट जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे ही घटा इनर केज का, फिर हमारी धारा क्या होती है, इनर केज में से प्रवाहित होने लगती है, जिससे हमें रनिंग टॉर्क प्राप्त होता है और मोटर हमारी जो होती है वो एक समान स्पीड पर चलने लगती है, ठीक है। तो रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों अधिक प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर डबल केज स्क्वायरल मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायरल केज प्रकार के मोटर में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि मान के चलिए जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि इसमें इस प्रकार की छड़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है, इस प्रकार, तो याद रखें ये शॉर्ट सर्किटेड होती हैं, ये छड़ें क्या होती हैं, आपस में शॉर्ट सर्किट होती हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसके श्रेणी क्रम में या इस प्रकार के रोटर के श्रेणी क्रम में किसी प्रकार का कोई रजिस्टेंस, ठीक है, बाहरी रजिस्टेंस नहीं जोड़ा जा सकता। स्क्वायरल केज प्रकार के रोटर में हम बाहरी ओर से किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते। यदि हमें धारा के मान को भी सीमित करना है तो भी हम यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते, ठीक है। स्पीड कंट्रोल के लिए भी हम बाहरी रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं जोड़ सकते। लेकिन हमारा ये रोटर तो हो गया स्क्वायरल केज। एक रोटर मैंने आपको और बताया था जिसका नाम है वाउंड प्रकार का, ठीक है, वाउंड प्रकार का रोटर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम छड़े प्रयोग ना करके उसमें हम वाइंडिंग्स प्रयोग करते हैं, उसमें हम जरूर रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं अब उस प्रकार के रोटर की जिसको बोलते हैं हम वाउंड प्रकार का रोटर। ये होता है हमारा वाउंड प्रकार का रोटर। कुछ ये चित्र बना नहीं है, आप यहाँ पर ये देख लीजिए, ये चित्र आपको दिख रहा है, इस प्रकार का होता है वाउंड प्रकार का। कोई भी एक जैसे डीसी मोटर होती है
या जनरेटर होता है उसका जो आर्मेचर होता है ना, उस प्रकार से इसमें सभी प्रकार की वो चीजें विद्यमान होती हैं। यानी कि इसमें स्लिप रिंग होती है, इसमें ब्रशेस होते हैं, ठीक है, इसमें इस प्रकार की वाइंडिंग होती है। यहाँ पर इसमें भी डबल लेयर में ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, किसमें होती है, डबल लेयर में ही वाइंडिंग। जो स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, इन स्लॉट्स में क्या होता है, ये वाइंडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। जिस प्रकार से स्क्वायरल केज मोटर होता है डबल वाला, ठीक है, हमें यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर हमें उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्लिप रिंग्स लगी होती है, ठीक है, इसी में ब्रश होता है, और इसमें यहाँ पर ये शाफ्ट आपको दिख रही है, यहाँ पर ये होती है हमारी रोटर की वाइंडिंग, जो कि डबल लेयर में होती है, ठीक है। थ्री फेस वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है, थ्री फेस। देखिए इस प्रकार के रोटर का उपयोग तो आप मान के चलिए 5 से 10% ही किया जाता है। इस प्रकार के रोटर सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला जो रोटर है वो है हमारा स्क्वायरल केज, यानी कि गिलहरी के पिंजरे वाला जो रोटर पढ़ा है ना हमने, वो रोटर सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग अब बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग क्या होती है, ऊपर पहली वाइंडिंग फिर नीचे दूसरी वाइंडिंग, यानी कि इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा बहुत आता है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें उच्च स्टार्टिंग टार्क, आप इतना याद रखिए इसमें कि उच्च स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें भी वही 2 लेयर में वायरिंग जो वाइंडिंग होती है हमारी, वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारी जो होती है वो जो रोटर होता है, जो हमारे कार्य सिद्धांत है इस मोटर का, वही होता है सेम, ठीक है। इसमें स्लिप रिंग होती है। इसमें एक चीज और बढ़ जाती है कि अगर मान के चलिए ये वाउंड प्रकार का रोटर है और इसमें स्लिप रिंग यहाँ पर ये स्टार कनेक्टेड होते हैं, इसमें वाइंडिंग कौन सी होती है, स्टार कनेक्टेड, ये भी याद रखना। जो अंदर की जो इसकी वाइंडिंग होती है ना, वो स्टार में कनेक्ट होती है, और जो 3 पॉइंट बाहर की ओर निकल के आते हैं वो तीनों पॉइंट इन स्लिप रिंग, इन ये जो स्लिप रिंग दिख रहे हैं आपको 1 2 3, इन स्लिप रिंग में यहाँ पर जुड़ जाते हैं वो। इसके बाद में क्या होता है, इस प्रकार का देखिए स्क्वायरल केज जो मोटर होती है उसकी स्पीड या कंट्रोल करना हमें मुश्किल होता है करना, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बताया था शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, इसलिए उसमें बाहर किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं लगाया जाता, जोड़ नहीं सकते। लेकिन इसमें हम यहाँ पर बाहरी रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड है और यहाँ पर ये स्लिप रिंग लगी है, इसीलिए इसको हम स्टार में कनेक्ट कर करके बाहर अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हम इसकी स्पीड और इसके करंट के मान को भी सीमित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा हमें ये होता है, जो टॉर्क होता है उस टॉर्क को रेजिस्टेंस के माध्यम से कम या ज्यादा किया जाता है, ठीक है। इसमें बाहरी रजिस्टर या रिहोस्टेट लगा देते हैं, जिसके माध्यम से हम इसकी स्पीड को या टॉर्क को करंट कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज स्क्वायरल केज प्रकार के रोटर में हम नहीं कर सकते, ये भी आपको नोट करना है, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। देखिए स्क्वायरल के केज मोटर में ना तो स्लिप रिंग्स होती है ना ही कार्बन ब्रशेस होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन ब्रश भी उपस्थित होते हैं और स्लिप रिंग्स भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम बाहरी रेजिस्टेंस भी इसमें संयोजित कर सकते हैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा वाउंड प्रकार का रोटर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तुल्यकालिक गति, यानी कि कोई भी अगर इंडक्शन मोटर आपके सामने आ जाती है तो आप उसकी स्पीड को कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसकी सिंक्रोनस या तुल्यकालिक गति को किस प्रकार से निकालते हैं। तुल्यकालिक गति यानी कि NS, देखिए इसको तुल्यकालिक गति क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, मैंने आपको सिद्धांत बताया था कि रोटर की जो घूर्णीय गति होती है और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है वो एक समान होती है, ठीक है, एक समान होती है। रोटर की फ्रीक्वेंसी, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एक समान होती है, उसकी इसलिए यहाँ पर हम इसको एस लिखते हैं, सिंक्रोनस यानी कि तुल्यकालिक गति। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति जो होती है वो उस रोटर की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी और उनके पोलों की संख्या और जो वाइंडिंग कितने डिग्री के इलेक्ट्रिकल अंश पर यहाँ पर रखी गई है उसके बराबर होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कर दूं तो स्पीड में भी अंतर आ जाएगा, पोलों की संख्या परिवर्तित करने पर स्पीड में अंतर आएगा। मैंने अभी आपको बताया था डबल केज स्क्वायरल जो मैंने आपको रोटर बताया था उसमें मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कम किया था, जिससे मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस घट गया था, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या थी, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो इस वाली फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं था, वो रोटर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दूंगा तो स्पीड का मान भी बढ़ेगा,
ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्या, ns का मतलब हो गया तुल्यकालिक गति। ठीक है, तुल्यकालिक गति। देखिए ये छोटी छोटी चीजें भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए तुल्यकालिक जो गति होती है, गति को हमेशा आरपीएम में नापते हैं ना अपन, ठीक है, तो ये आपको आरपीएम में ही नापेगी। तुल्यकालिक गति या किसी भी डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ठीक है, और इंडक्शन मोटर, इनकी जो स्पीड के सूत्र सबके अलग अलग ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन एस इजिकल टू 120 डिग्री इंटू एफ अपॉन पी। एफ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। पी यानी पोलो की संख्या, पोलो की संख्या, यानी कि किसी भी प्रकार की इंडक्शन मोटर की स्पीड हम इन दो चीजों के द्वारा यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्या, बदल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके पोलो की संख्या हम कम कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है और अनुक्रमानुपाती यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी और पोलो की संख्या पर डिपेंड करती है किसी भी इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है आगे। ठीक है, इंडक्शन मोटरों में स्लिप का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर की पूरी कार्यप्रणाली इस स्लिप के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि रोटर घूमता है इसमें। ठीक है, तो स्लिप का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर हमने शुरू में जब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर इसका सिद्धांत पढ़ा था, तो हमने देखिए स्टेटर बनाया था इस प्रकार से। ठीक है, स्टेटर हमने जब बनाया था इस प्रकार से, यहाँ पर इसके बीच में हमने रोटर बनाया था। यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की गति के परिणाम स्वरूप हमने इस रोटर को घुमाया था। ठीक है, इस रोटर को घुमाया था। तो यहाँ पर देखिए क्या था, आपको पता है कि जो रोटर की जो गति होती है, ठीक है, इस रोटर की जो गति होती है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष बराबर होती है, एक समान होती है। कैसी होती है, एक समान होती है। लेकिन ये कई हद तक ये चीज सही नहीं है, क्योंकि जो रोटर की जो गति होती है ना, रोटर की गति स्टेटर की जो चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है, ठीक है, जो यहाँ पर जो स्टेटर की जो गति होती है उस स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति से थोड़ी कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ऐसा होना भी जरूरी है। ठीक है, यानी कि रोटर की गति अगर चुंबकीय क्षेत्र की गति के बराबर हो जाएगी, अगर रोटर स्पीड स्टेटर की स्पीड के बराबर हो जाएगी, या मैग्नेटिक फील्ड की या चुंबकीय क्षेत्र की गति के बराबर हो जाएगी, तो ये रोटर तो घूमेगा ही नहीं। अगर ये भी, अगर देखिए मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र अगर इस तरफ है तो रोटर इसके विपरीत तरफ ईएमएफ पैदा होता है। अगर दोनों की ही स्पीड अगर एक जैसी होगी तो रोटर ना उधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, इसमें से किसी एक को तो कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो रोटर स्पीड होती है, जो रोटर की जो स्पीड होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो स्पीड होती है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा रोटर स्लिप कहलाता है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो गति है और जो स्पीड है किसकी, इस चुंबकीय क्षेत्र की और रोटर की, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना इसकी स्पीड में, उसी को हम स्लिप कहते हैं। ये अंतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी स्लिप के द्वारा रोटर हमारा गति कर पाता है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क अगर स्लिप का मान बराबर हो गया तो ना तो ईएमएफ जनरेट होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई टॉर्क उत्पन्न होगा, ना ही कोई स्पीड उत्पन्न होगी। ठीक है, इसीलिए रोटर स्लिप आप समझ गए। रोटर स्लिप यानी कि इन स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न की जाती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की गति और इस रोटर की गति के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को ही हम रोटर स्लिप कहते हैं। ठीक है, अंशीय स्लिप यानी कि फ्रैक्शनल स्लिप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए अंशीय स्लिप का क्या होता है, एक सूत्र होता है। यहाँ पर अगर मैं अंशीय स्लिप यहाँ पर बात कर लूँ, फ्रैक्शनल जैसे एनएफ की बात कर लूँ, फ्रैक्शनल स्लिप जो होती है, तो ये जो स्लिप होती है ये हमारी जो स्टेटर की जो स्पीड होती है, ठीक है, और जो रोटर स्पीड होती है, इसका अंतर और स्टेटर के स्पीड के डिवाइड कर दें, ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनएस का मतलब हो गया सिंक्रोनस स्पीड। कौन सी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। एनआर का मतलब हो गया रोटर स्पीड और एनएस का मतलब हो गया सिंक्रोनस स्पीड। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड में से अगर मैं रोटर की स्पीड घटा दूं और जो मान आए उसको मैं सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड कर दूं, तो मुझे अंशीय स्लिप का यानी फ्रैक्शनल स्लिप का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे परसेंट निकालना है, यानी कि यहाँ मैं बात कर लूं
कि अंशी स्लिप प्रतिशत, ठीक है, या प्रतिशत स्लिप, तो यहां पर जो मेरा अंशी स्लिप का परसेंट होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल स्लिप का परसेंट होगा, वो होगा NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, ठीक है। बस इतना सा अंतर आपको और करना है। तो ये दोनों सूत्र, ये फर्स्ट वाला अंशी स्लिप का और ये अंशी स्लिप प्रतिशत का सूत्र, ये दोनों सूत्र आपको याद करना है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए इंडक्शन मोटर की, देखिए स्पीड का सूत्र आपको याद रखना ही है, 120 इंटू एफ अपॉन पी, ठीक है, ये आपको स्पीड का सूत्र हो गया। अंशी स्लिप का सूत्र ये आपको याद रखना है, NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक है। और अंशी स्लिप परसेंट लगा दिया अगर यहाँ पे इसने, तो यहाँ पे इंटू में 800 और अपन को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अंशी स्लिप प्रतिशत, ठीक है। एक और चीज आती है हमारी यहाँ पर जो रोटर होती है, ठीक है, जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, वो हमारा जो होता है अंशीय स्लिप, मैंने आपको बताया अंशीय स्लिप, और रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो हमारी इस फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये समझ नहीं आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर अंशी स्लिप S और फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी FR के बराबर होती है, या F के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, सॉरी किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये स्टेटर की, यानी कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे अंशी स्लिप S और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी इसके गुणनफल के बराबर होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें आपसे एग्जाम में ही पूछ सकता है, ये तीन चीजें, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी का भी मान आपको अगर निकालने को दे दे, अगर अंशी स्लिप दे दे आपको और बोल दे कि फ्रीक्वेंसी निकालिए आप स्टेटर की, तो आप स्टेटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल सकते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान रखकर और अंशी स्लिप का मान रख करके यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर निकाल। यहाँ पर हम जो रोटर होता है, देखिए मुख्य कार्य यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो मोटर होता है थ्री फेज में, इसमें मुख्य कार्य रोटर का ही होता है। किसका होता है, रोटर का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रोटर का ईएमएफ याद करेंगे, रोटर की धारा याद करेंगे और रोटर का ही हम यहाँ पर पावर फैक्टर याद करेंगे, ठीक है। देखिए रजिस्टेंस जो होता है, देखिए रोटर जो होता है उसमें रजिस्टेंस का मान एक समान ही रहता है, ठीक है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोटर, तो रोटर में ईएमएफ कब पैदा होता है आप बताइए, मैंने इसका सिद्धांत बताया था आपको। देखिए रोटर जो होता है जब मोटर जो नहीं घूम रही होती है, ठीक है, मोटर जब क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तब क्या उसमें ईएमएफ पैदा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं इस रोटर के स्टेटर में, इस मोटर के स्टेटर में जब सप्लाई देता हूं, तो यहाँ पर ईएमएफ पैदा होता है। ये सिद्धांत कौन सा है फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। जब एक रोटर या स्टेटर, जब मोटर जो होती है इंडक्शन मोटर स्थिर अवस्था में हो, यानी कि वो जब घूम नहीं रही होती है, उस टाइम में अगर उसमें ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो वो कुल मिलाकर एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की जो संरचना वो क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मान के चलिए वहां एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य कर रहा है, तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होगी, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ E1 होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, E2 होगा। प्राइमरी में टर्न्स की संख्या N1 होगी, सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या N2 होगी। तो यहाँ पर प्राइमरी जो हो गया यानी कि ये स्टेटर हो गया, सेकेंडरी जो हो गया वो हमारा रोटर हो गया। तो यहाँ पर पूछा है रोटर के बारे में, काय के बारे में पूछा है, रोटर के बारे में। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, E1 अपॉन E2 इजिकल टू N1 अपॉन N2 होता है ना, यानी कि प्राइमरी में यहाँ पर उत्पन्न ईएमएफ का मान और E2 यानी कि सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ का मान इसके टर्न्स की संख्या के बराबर होता है, यानी N1 N2 अपॉन E1 E2 होता है। तो यहाँ पर इस प्राइमरी वाइंडिंग को मैं मान लेता हूं ये स्टेटर का ईएमएफ हो गया और रोटर का ईएमएफ हो गया, ये कोई एक का हो गया रोटर का। तो मुझे निकालना है भैया रोटर का ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि मुझसे पूछा ही वो गया है। तो रोटर का ईएमएफ निकालने के लिए अगर E2 को मैं यहां रखूंगा, तो मेरा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा E1 इंटू N2 अपॉन N1। ये हो गया हमारा रोटर का ईएमएफ, ठीक है, क्या हो गया, रोटर ईएमएफ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर ये क्या हो, इसमें
स्थिर अवस्था में होती है। अब धारा का मान हम कब निकालेंगे, जब मोटर को हम लोड देंगे तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब रोटर की धारा देखिए, रोटर की जो धारा होती है वो ईएमएफ और प्रतिरोध के अनुपात में होती है, यानी कि आई का मान जो होता है वो होगा हमारा रेजिस्टेंस और सॉरी वोल्टेज यानी कि ईएमएफ और प्रतिरोध। यहाँ पर इसका प्रयोग ना करके, ये एक इंडक्टिव सर्किट है इसलिए यहाँ पर हम इसका मान प्रयोग ना करके इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर Z यानी कि प्रतिबाधा, और यहाँ पर I2 रखेंगे क्योंकि रोटर, देखिए 2 का मतलब हो गया रोटर, यहाँ पे मैं R भी रख सकता हूं लेकिन इसके लिए यहाँ पर ये चीजें मैंने की है ना 1 2 1 2, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रोटर को 2 रखा है। अगर स्टेटर की धारा निकालनी होती तो I1 लिखता मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो E2, यहाँ पर Z2 का मान देखिए, प्रतिबाधा क्या होती है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Z2 है तो R2 और X2 स्क्वायर लिख दूं मैं, ठीक है, ये लिख देता हूं। अब यहाँ पर देखिए ये जब मोटर घूम नहीं रही होती है तब की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं स्लिप की बात करूंगा, यानी कि अब मोटर ने घूमना चालू कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोटर को घूमने के लिए स्लिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर स्लिप नहीं है तो मोटर नहीं घूमेगी। जब स्लिप के साथ में ये जो प्रतिबाधा होती है ये अंडर रूट में हो जाती है R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ईएमएफ होता है ये भी स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी I2 का मान यानी कि रोटर धारा का मान हो जाएगा SE2 अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर, ये हो गई हमारी रोटर की धारा, ठीक है। ये देखिए ये होगा ईएमएफ, ये हो गई हमारी धारा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर रोटर के शक्ति गुणक में। देखिए शक्ति गुणक होता है कोस फाई इजिकल टू क्या होता है, R बाय Z होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है R अपॉन Z। तो क्या मैं इसको R2 कर दूं और यहाँ पर ये Z2 कर दूं, तो यहाँ पर क्या मेरे पास Z2 का मान निकल करके आ गया था क्या, तो ये तो हो गया कौन सी विराम अवस्था में। अब अगर स्लिप की बात करूं मैं तो Z2 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये रहेगा हमारा R2। तो कुल मिला के कोस फाई यानी कि शक्ति गुणक का मान होगा R2 अपॉन अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया शक्ति गुणक, ठीक है। ये चीज आपको विशेषकर ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति गुणक का मान क्या हो गया हमारा R2 अपॉन अंडर रूट में R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ये हो गई रोटर ईएमएफ, ये हो गया रोटर धारा और ये हो गया रोटर शक्ति। देखिए ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसा नहीं है, ये ट्रांसफार्मर पढ़ा था हमने उसमें बताया था, इसलिए मैंने बोला था आपसे कि ये चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो ये सब चीजें अपने को आगे बहुत ध्यान आएगी। अब यहाँ R बाय Z कुछ सोच रहे होंगे कि R बाय Z कैसे आ गया, जब यहाँ पर अपन ने कोस फाई या शक्ति गुणक, पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पिक वैल्यू पढ़ी थी, वहां पर इनको पढ़ा होगा तो यहाँ पर अपने को पता होगा कि ये R बाय Z क्या होता है, ठीक है। एक बार बता दें, ये वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति यानी कि रियल पावर और एपरेंट पावर का अनुपात जो होता है वो हमारा शक्ति गुणक का मान होता है, ये शक्ति गुणक होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों ईएमएफ, धारा और शक्ति गुणक। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर उसके स्टार्टिंग जो टार्क होता है, इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है, टार्क यानी कि टी। देखिए कोई भी इंडक्शन मोटर जो होती है उसका जो टार्क होता है, उसका टार्क उसमें उत्पन्न होने वाले फ्लक्स, ठीक है, स्टार्टिंग के समय बात कर रहा हूं मैं, किसके समय, स्टार्टिंग के समय, ठीक है। आपको पता है स्टार्टिंग के समय एक इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है, तो उसके फ्लक्स फाई, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा आई, ठीक है, और उसके पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्या, टॉर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर की भांति वो कार्य करता है तो उसके स्टेटर में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है यहाँ पर टार्क, जो रोटर की जो धारा होती है I2 φ2, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो रोटर में उत्पन्न, किसमें, रोटर के टार्क की बात कर रहा हूं मैं, रोटर का टार्क, ठीक है। किसका टार्क है ये, रोटर का, क्योंकि रोटर घूमता है, स्टेटर तो स्थिर रहता है। तो यहाँ पर जब स्टार्टिंग के समय जब अगर मैं बात करूं रोटर के फ्लक्स की, तो जो रोटर का फ्लक्स होता है, रोटर का फ्लक्स वो जो होता है विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है,
ठीक है, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके समानुपाती होता है रोटर का फ्लक्स। तो क्या मैं यहाँ phi2 की जगह E2 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये समीकरण हमारा बन जाएगा E2I2 cos phi, ठीक है, E2I2 cos phi। अब हमने यहाँ पर देखिए, अभी इससे पहले जो हमने ईएमएफ, धारा और पावर फैक्टर के मान निकाले ना, अभी हमने विद्युत वाहक बल का मान निकाला, हमने I2 यानी धारा का मान निकाला, और हमने cos phi का मान भी वहां पर निकाला था। तो उन तीनों के मान आप यहां पर रख देते हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल जो होता है वो स्थिर अवस्था में क्या होगा, हमारा स्थिर होगा, ठीक है, क्या होगा, E2 ही होगा। इनटू में अगर I का मान हमने निकाला था, तो I का मान हमने निकाला था S, देखिए यहां पर निकाला था हमने क्या, E2 अपॉन अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम चालन अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि जब वो चालक यानी कि घूमने, रोटर की घूमने की अवस्था में हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर स्लिप के साथ में हम s लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, s लगा देंगे। इनटू में यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर का मान हमने क्या निकाला था, पावर फैक्टर का मान निकाला था R2 स्क्वायर, ठीक है, R2 स्क्वायर अंडर रूट में नीचे R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये R2 है, सॉरी रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ पर अगर नीचे वाले को मैं सॉल्व करूंगा तो टार्क इक्वल टू निकल आएगा हमारा E2 इंटू ये SE2 R2 अपॉन ये R स्क्वायर बाहर निकाल तो R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। ये हमारा टॉर्क जो हमारे 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है ना, उसका टार्क होगा, ये स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने ईएमएफ का मान स्थिर रखा है, लेकिन स्लिप के साथ में हम यहाँ पर धारा और R2 यानी पावर फैक्टर का मान हम ये रखेंगे। तो हमारा सूत्र हो जाएगा T समानुपाती या अनुक्रमानुपाती E2 इंटू SE2 R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर मान के चलिए यहाँ से मैं बराबर हटा देता हूं तो K हमारा एक नियतांक होता है, T इजिकल टू K E2 R2 अपॉन में यह आ गया हमारा कितना, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो यहाँ पर जो K होगा, देखिए 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए K का मान होता है 3/2 पाई n, ठीक है, रोटर के लिए NR, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका मान रख दूंगा तो 3 E2 R2 अपॉन 2 पाई n R कोष्टक में R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा टार्क का सूत्र है। मेन सूत्र आपको कौन सा वाला याद रखना है, ये वाला, हमारा 3 फेस इंडक्शन मोटर में हम phi2I2 इंटू cos phi के अनुक्रमानुपाती होता है। phi2 यानी कि E2 के बराबर होता है, क्योंकि स्थिर अवस्था में जो फ्लक्स होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर ही होता है, ठीक है, जब वहां स्थिर होता है। तो E2 रख दिया, E2 I2 का मान हमने निकाला था, इससे पहले जो हमने धारा का मान निकाला था वो रख देंगे यहाँ पर हम, उससे पहले हमने cos phi यानी कि पावर फैक्टर का मान निकाला था वो इनपुट कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ गया, ये होता है इसका टॉर्क समीकरण। हो गया हमारा टार्क, ठीक है, स्लिप टार्क हमने दोनों देख लिए। अब देखिए ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्लिप टार्क के मोड, यानी कि स्लिप और टार्क, इसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। इस प्रकार देखिए मोटरिंग मोड, ब्रेकिंग मोड और जनरेटिंग मोड, ये 3 इस प्रकार के मोड होते हैं जब कोई भी मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही होती है। तो ये जो तीनों मोड होते हैं ये उसकी दिशा को बताते हैं कि मोटर स्टॉप है, रुकी हुई है, कि सीधी घूम रही है यानी कि तुल्यकालिक गति में घूम रही है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम रही है, या फिर रिवर्स घूम रही है यानी कि उल्टी घूम रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लें कि ये सब चीजें क्या होती है। देखिए यहाँ पर कुल मिला के बात होती है स्लिप की। मैं स्लिप आपको बता चुका हूं कि स्लिप क्या होती है। देखिए सबसे पहला आता है हमारा मोटरिंग मोड, नाम से स्पष्ट है, मोटरिंग मोड यानी कि जब मोटर कार्य कर रही होती है, ठीक है, यानी कि वो मोटर अपनी पूर्ण शक्ति से जब कार्य कर रही होती है। तो देखिए जब स्लिप को मैं ऐसा दर्शाऊंगा, देखिए स्लिप का मान क्या होता है, जब 0 से तो अधिक हो लेकिन 1 से कम होता है, ठीक है। आप इस चीज को देखना, ये जो यहाँ पर निशान बने हुए हैं ये निशान है 0 से तो अधिक है स्लिप का मान, ये बीच में जो एस लिखा है इसका मतलब होता है स्लिप, और 1 से लेकिन कम होता है। तो ये कंडीशन होती है मोटरिंग मोड की,
यानी कि इस समय क्या होता है, जो हमारी मोटर होती है वो अपनी स्पीड पर कार्य कर रही होती है, यानी कि मोटर अपनी कार्य कर रही है, इसे वर्किंग कंडीशन में होती है, उसको बोलते हैं मोटरिंग मूड। दूसरा होता है हमारा ब्रेकिंग मूड। नाम से स्पष्ट है, ब्रेकिंग मूड यानी कि मोटर का रुक जाना या विपरीत दिशा में घूमने लगना। कुल मिलाकर के जब जो स्लिप, देखिए स्लिप का मान जब 1 से अधिक हो जाता है, ठीक है, स्लिप का मान जब 1 से अधिक हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, स्लिप का मान जब 1 से अधिक हो जाए, ठीक है, 1 से अधिक हो जाता है स्लिप का मान, तो ये कहलाता है हमारा ब्रेकिंग मूड। ठीक है, ब्रेकिंग मूड में क्या होता है कि मोटर का जो, जैसे ये रोटर है, ठीक है, ये हमारा स्टेटर, ये रोटर, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ घूम रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है जब रोटर इस दिशा में ना घूम करके इसके विपरीत दिशा में घूमने लगे, ठीक है, जब स्लिप का मान 1 से अधिक हो जाए, यानी कि उनमें क्या हो जाता है, गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मोटर जब लोड डालते हैं ना, ये कब होता है, जब लोड हम ज्यादा डाल देते हैं, ठीक है, जब ओवरलोड होती है मोटर या लोड अधिक होता है, तो स्लिप का मान ज्यादा होने की वजह से मोटर क्या होती है, रिवर्स कंडीशन में आ जाती है, क्या आती है, उल्टी घूमने का प्रयास करती है। जब वह उल्टी घूमने का प्रयास करती है उसी समय स्टेटर स्टेटर के अगर टर्मिनल को हम बदल देते हैं, स्टेटर के टर्मिनल में अगर हम सप्लाई वोल्टेज को बदल देते हैं तो फ्लक्स की दिशा परिवर्तन भी बदल जाएगी, यानी कि फ्लक्स की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी, जिससे कि वहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी और मोटर एकदम से रुक जाएगी, यानी मोटर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर स्लिप का मान 1 से अधिक हो जाता है उस समय, ठीक है, स्लिप का मान यहाँ पर 1 से अधिक है, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकिंग मूड कहलाता है ना, मोटर हमारी विपरीत दिशा में रुक जाती है। ठीक है, दूसरा होता है जनरेटिंग मूड। देखिए जनरेटिंग मोड से स्पष्ट है कि ये एक जनरेटर की भांति कार्य कर रही है। किसकी भांति, एक जनरेटर की भांति कार्य करती है, यानी कि जब स्लिप का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि 0 से भी अधिक, यानी कि 0 से अधिक हो जाए, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, उस समय ये मोटर जो होती है ये विपरीत दिशा में घूमकर ये कार्य करती है जनरेटर का, यानी कि अभी तक क्या कर रही थी, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसी यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके जहां से इसको सप्लाई दे रहे थे अपन, उसको वापस दे देती है, यानी कि उल्टी दिशा में कार्य करती है ये मोटर। मतलब जनरेटिंग मूड वहां होता है जब स्लिप का मान ऋणात्मक हो जाता है ना, 0 से भी अधिक हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक में पहुंच जाता है, तब मोटर एक जनरेटर की भांति कार्य करती है। ठीक है, और यहाँ जो सप्लाई होती है, ये जो हमारी लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट या क्रेन वगैरह जो होती है, इसे क्रेन को हम जब ले जाएंगे तब तो वो मोटरिंग मूड में रहेगी, किसमें रहेगी, मोटरिंग मूड में, लेकिन जब उसको हम नीचे की ओर लेके आते हैं भार के साथ में, तो क्या होता है, वो उसका जो रोटर होता है ना इस मोटर का, वो रिवर्स कार्य करने लगता है, यानी कि वो इससे क्या होता है, जो बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है, अभी हम इसको बिजली दे रहे थे, फिर इसमें बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि वापस ग्रिड में पहुंचा दी जाती है, इसलिए इसका ऊर्जा का या हमारी विद्युत शक्ति का इसमें व्यय नहीं होता है, वो फिजूल नहीं जाती है, वो वापस ग्रिड को भेज दी जाती है। तो ये होता है हमारा जनरेटिंग मोड। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में आपको देखिए ये 3 मोड याद करना है, मोटरिंग मोड, ब्रेकिंग मोड और जनरेटिंग मोड। मोटरिंग मोड का मतलब होता है जब स्लिप का मान 1 से तो कम हो लेकिन 0 से अधिक होता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होता है, तब वो मोटरिंग मोड। ब्रेकिंग मोड जब एक स्लिप का मान 1 से अधिक हो जाए उस समय ब्रेकिंग मोड, जब मोटर रुक जाती है। जनरेटिंग मोड यानी कि मोटर जो होती है वो जनरेटर का कार्य करने लगती है, यानी कि उसका जो रोटर होता है वो विपरीत दिशा में घूमने लगता है और वापस यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करके ग्रिड को सप्लाई वापस भेज देता है। ठीक है, किसको, ग्रिड को सप्लाई वापस भेज देता है, तब होता है जनरेटिंग मोड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इंडक्शन मोटर के प्रकार के बारे में, कि इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है ना, देखिए पूरा कार्य जो होता है उस रोटर का ही होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर की जो थ्योरी है पूरी, वो इसी इनके रोटर जो होते हैं ना, उस रोटर के इर्द गिर्द ही घूमती, क्योंकि सारा कार्य तो उसी का होता है। तो यहाँ पर रोटर के आधार पर ही इंडक्शन मोटर को बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा बांटा जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है, मैंने आपको बताया था गिलहरी के पिंजरे के समान उसकी आकृति होती है,
उसमें इनर केज आउटर केज होता है। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर अभी आप ये समझ लीजिए कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है वो हमें निम्न टार्क प्राप्त कराती है, यानी कि जहां पर हमें निम्न टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है, और जहां पर हमें उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है, जहां पर हमें उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसके लिए हमें स्टार्टर्स प्रयोग करने पड़ते हैं, और इसके लिए क्योंकि ये स्लिप रिंग मोटर है, ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग होती है, श्रेणी क्रम में लगी होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाहरी रिहोस्टेट के माध्यम से, यानी कि प्रतिरोध लगा करके हम उसके टार्क को बढ़ा घटा सकते हैं, जिससे कि उसकी गति नियंत्रण हो सकती है। इनमें हम स्टार्टर्स प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं इनमें? स्टार्टर। लेकिन इनमें रिहोस्टेट प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किया जाता है? रिहोस्टेट। ठीक है, यानी कि बाहरी प्रतिरोधक। इसमें स्टार्टर प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम इसकी प्रारंभिक जो धारा होती है, स्पीड होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, देखिए इसको बहुत अच्छे से आप समझना, क्योंकि ये जो मोटर होती है कुल मिलाकर ये हमारा टॉर्क, ठीक है, और हमारा जो पावर फैक्टर होता है इसको बढ़ाने के लिए कार्य में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार की मोटर हम स्क्वायरल केज, यानी कि वही हमारा गिलहरी वाला पिंजरा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना आप देख लीजिए, ये मैंने पहले बताई थी, ये इसकी कुछ संरचना होती है। ठीक है, इसमें देखिए ये बाहर की ओर जो दिख रहा है आपको, ये बाहर की ओर, ये स्टेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हम स्टेटर बोला जाता है। ठीक है, जो कि स्थिर रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है जो कि 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल अंश पर लगी होती है। ठीक है, और ये होती है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में होती है? श्रेणी क्रम में। इसमें क्या होती है? वाइंडिंग्स होती है, यानी कि, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर है अंदर। ठीक है, ये जो इतना इतना इसके अंदर आपको दिख रहा है ये हमारा रोटर है। ठीक है, इसमें ये आउटर केज या इनर केज, मैंने आपको बताया था आउटर केज का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, ये पीतल वगैरह की बनाई जाती है, ऊपर की केज, अंदर की केज तांबे की होती है। ठीक है, सिद्धांत तो वही है जो मैंने बताया था। जैसे देखिए यहाँ पर हम जब इस वाइंडिंग को जब हम 3 फेज सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है स्टेटर में। कौन सा होता है वो? घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इस रोटर के चालक को काटता है। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर कौन सी लेयर है? पीतल की, यानी कि रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत हाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रोटर जब स्थिर होता है तब ये इसका जो रोटर स्टेटर होता है ये एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। जब ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसके कारण क्या होती है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन देखिए जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले ऊपर वाले में होगा, इसके बाद फिर अंदर पहुंचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिघात ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है जिसके कारण धारा इसमें से न जाकर के अंदर की ओर से जाना चालू कर देती है। लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर इसका प्रेरकी प्रतिघात बहुत ज्यादा होने के कारण हमारे पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर भी वहां पर कम होता है, जिससे टार्क भी कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये जो रोटर होता है ये अभी क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे स्पीड पे था, स्थिर अवस्था में था। अब जैसे ही यह घूमना चालू करता है या ये अपनी रनिंग कंडीशन में जब लोड इस पे डाला जाता है तो ये अपनी रनिंग पोजीशन में जब आता है तो धारा क्या होगा, अंदर से ना होकर बाहर की ओर से प्रवाहित होना चालू होगी। ठीक है, जब ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा होता है। अब जब ये सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है तो अंदर का इंडक्टिव, देखिए फिर क्या होता है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, रोटर की फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसका क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा, जिससे धारा अंदर की ओर से आसानी से प्रवाहित होने लगेगी और यहाँ जो रोटर है अपनी सामान्य गति पर घूमने लगेगा। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम होगा तो धारा का मान यहाँ पर ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है फ्लक्स का मान भी अधिक होगा, जिससे कि रनिंग टॉर्क अधिक होगा। रनिंग टॉर्क अधिक होने से हमारा यहाँ पर कोस फाई का मान भी उच्च हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क को बनाए रखता है, रनिंग टॉर्क को ये अंदर वाला, और स्टार्टिंग टॉर्क हमें किससे मिलता है, इस बाहर वाले केस से।
रनिंग टार्क मिलता है अंदर वाले केस से, जिससे हमें पावर फैक्टर में भी यहाँ पर सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कार्य करती है। ये जो कार्य सिद्धांत होता है, ये वही नॉर्मल जो हमारा मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, उसके सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रोटर होते हैं, ये दो रोटर, स्क्विरल केज जो मोटर होती है उसमें रोटर एक इनर केज आउटर केज दोनों होते हैं। अधिक रेजिस्टेंस और कम रेजिस्टेंस होता है। जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसका अधिक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है उसका कम इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, और सिंगल फेज जो हमारी स्क्विरल केज जो मोटर होती है वो पावर फैक्टर में सुधार के लिए ही प्रयोग करी जाती है, और इसमें हमें टॉर्क भी अच्छा मिलता है। देखिए, इस प्रकार की मोटरों में टॉर्क, स्लिप-रिंग जो मोटर है हमारी, जो में दूसरा पार्ट है उसका, जो वाउंड प्रकार की होती है, उससे अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर हमें टॉर्क अच्छा मिलता तो हम फिर उसका उपयोग ही क्यों करते। ठीक है, इसीलिए हमें उच्च टॉर्क की आवश्यकता के लिए हमें स्लिप रिंग मोटर की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर जो हमारी स्क्विरल के इंडक्शन मोटर होती है वो एक स्थिर गति वाली मोटर होती है। कैसी होती है? स्थिर गति वाली मोटर होती है। इसका जो टार्क होता है वो शून्य लोड से पूर्ण लोड पर लगभग एक समान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस अगर हाई होता है तो हमें टॉर्क भी यहाँ पर हाई प्राप्त हम कर सकते हैं, यानी कि प्रतिरोध को ऊपर नीचे करके हम टॉर्क का मान घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना ये स्थिर गति की मोटर कहलाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्लिप रिंग मोटर के बारे में। स्लिप रिंग मोटर क्या होती है? देखिए, जो हमारी स्क्विरल केज प्रकार की जो मोटर होती है ना, उससे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार की दिखती है स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, ये चित्र बना है, आप देख लीजिए, और ये इस प्रकार की चित्र में आप देखिए, ये होती है हमारी स्लिप रिंग मोटर। इसमें क्या होता है? इसमें वाउंड प्रकार का रोटर होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना स्क्विरल केज प्रकार का, एक पढ़ा था हमने वाउंड प्रकार का। तो यहाँ पर इसमें होता है वाउंड प्रकार का स्क्विरल केज, यानी कि जहां पर अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहां पर हम वाउंड प्रकार के रोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसमें देखिए जो स्टेटर होता है उसका क्या होता है? जो स्टेटर होता है वो तो जो स्क्विरल केज में जो स्टेटर होता है उसी प्रकार का होता है, यानी कि उसमें जो वाइंडिंग होती है ना वो स्टार डेल्टा किस्म में संयोजित की जा सकती है। ठीक है, लेकिन याद रहे आपको कि जो हमारा स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर होता है, इस रोटर की वाइंडिंग हमेशा आप याद रखना स्टार में संयोजित होती है, यानी कि उसके अंदर की वाइंडिंग जो होगी वो स्टार संयोजित होती है। ठीक है, उस स्टार संयोजित वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं, तीन सिरे, वो यहाँ पर ये स्लिप रिंग लगी होती हैं तीन। इन तीन स्लिप रिंगों से लग करके होते हैं, और ये तीन स्लिप रिंग जो होते हैं ये इस प्रकार के बाह्य प्रतिरोध या रिओस्टेट से संयोजित होते हैं। कुल मिलाकर के इसका सिद्धांत अगर देखा जाए तो ये होगा कि जब इसके स्टेटर में हम वाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके जो चालक, इसके जो परिवर्ती घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रोटर के चालक को काटता है, इससे ईएमएफ पैदा होती है। चूंकि एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में यहाँ पर धारा का मान कम होता है। काय का मान कम होता है? धारा का मान कम होता है, क्योंकि ये स्लिप रिंग और इस रोटर के श्रेणी क्रम में ये जो हमने रिओस्टेट लगाया है या प्रतिरोधक लगाया है, इसके कारण स्टार्टिंग धारा का मान कम होता है, जिससे कि टार्क का मान हमें क्या प्राप्त होता है? उच्च टार्क प्राप्त होता है। ठीक है, इससे हमें उच्च टार्क प्राप्त होता है। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जब मोटर अपने लोड पे आती है तो हम धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को हटाते जाते हैं, जिससे कि ये जो रोटर की जो वाइंडिंग होती है वो फिर रनिंग टार्क को बनाए रखती है, जिससे कि हमें यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही उन्होंने रनिंग टार्क को बनाया और टार्क अपना सीमित आया तो पावर फैक्टर में भी फिर सुधार हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। इसका पावर फैक्टर का मान लगभग 0.8 से 0.9 तक होता है, लेकिन स्क्विरल केज का 0.3 से 0.6 तक ही होता है, यानी कि वो पावर फैक्टर बहुत कम होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, पावर फैक्टर में सुधार भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी स्लिप रिंग मोटर जो होती है ये कार्य करती है। स्क्विरल केज मोटर में किसी प्रकार की कोई स्लिप रिंग नहीं होती, कोई कार्बन ब्रश नहीं होते, कोई बाहरी रिओस्टेट नहीं होता, लेकिन इसमें कार्बन ब्रश भी होते हैं, स्लिप रिंग भी होती है और बाहरी प्रतिरोधक भी होता है, जिसके माध्यम से हम इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल
करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्लिप रिंग मोटर। जहां पर हमें उच्च घूर्णन की या उच्च टार्क की आवश्यकता होती है, वहां पर हम इस प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई थी हमारी मोटर्स के बारे में जानकारी, उनके कार्य सिद्धांत, कितने प्रकार की मोटर होती है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इसके जो कंट्रोलिंग जो पदार्थ होते हैं, जो स्टार्टर होते हैं, जो हम रोटर प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी इनके कंट्रोल करने की, इनकी स्पीड कंट्रोल करने की विधियां, इनके धारा को कंट्रोल करने की विधियां, कौन कौन से स्टार्टर कौन सी मोटर में प्रयोग करते हैं, उनके बारे में हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।